नमस्कार दोस्तों, ये कहानी 1970 के दशक की आरंभ की है। गुजरात के जामनगर जिले में धुंधोराजी नाम का एक छोटा सा गांव था। इस गांव की आबादी लगभग 1500-2000 थी। यहाँ विरानी परिवार रहता था। ये किसानों का गांव था। विरानी परिवार भी गरीब किसान परिवारों में से एक था। उनके पास साइकिल तक नहीं थी। उन्हें जहां भी जाना होता था वे पैदल ही जाते थे। गांव में बिजली नहीं थी। लोग घोर गरीबी में जीवन यापन करते थे। गर्मियों में जब कोई आइसक्रीम बेचने आता था तो बच्चे 5 पैसे देकर आइसक्रीम खरीदते थे। वे मूंगफली भी खरीदते थे। गांव वाले अपनी जमीन पर फसल उगाते थे और उसे बेचकर जो थोड़ी बहुत कमाई होती थी उसी से अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन एक साल आसमान को देखते देखते उनकी आंखें थक गईं। बारिश नहीं हुई थी। उनकी फसल सूख गई थी। 2 महीने बाद बारिश हुई, जिससे उनमें आशा और साहस फिर से जागृत हो गया। उन्होंने दोबारा फसल बोई, लेकिन एक बार फिर बारिश ने उनका साथ नहीं दिया। बोई गई फसल भी सूख गई थी। वे भीषण सूखे के बीच थे। जरा सोचिए दोस्तों, एक 15-16 साल का लड़का ऐसे गांव में इतनी कठिन परिस्थितियों में रहते हुए अरबपति बन गया। ये कहानी अविश्वसनीय, असंभव लग सकती है, लेकिन ये सच है। ये कहानी है एक ऐसे परिवार की जो सूखे से जूझ रहा था और 50 साल बाद फॉर्च्यून इंडिया की FMCG अरबपतियों की सूची में शामिल हो गया। ये है बालाजी वेफर्स की कहानी। भीखू भाई, कन्नू भाई और चंदू भाई, 3 भाइयों द्वारा शुरू की गई ये कंपनी आज पेप्सिको जैसी FMCG दिग्गजों की एक मजबूत प्रतिद्वंदी है। आज बालाजी वेफर्स का वार्षिक राजस्व 60 अरब रुपए तक पहुंच गया है। दोस्तों, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक दिन आपका भी इतना सफल व्यवसाय हो सकता है? कल्पना करना मुश्किल लगता है ना? क्योंकि इसके लिए शुरुआत तो करनी ही पड़ेगी और आपके पास अभी तक शुरुआत न करने के 10 कारण हैं। धन की कमी, व्यावसायिक समझ की कमी, उद्योग की जानकारी का अभाव या शायद जुनून की कमी। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद शायद आपके पास कोई बहाना ना बचे। अगर आप इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखेंगे तो ये सचमुच आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि असल जिंदगी में ऐसी प्रेरणादायक और उत्साहवर्धक कहानियां बहुत कम देखने को मिलती हैं और ये कहानी उन्हीं में से एक है। चलिए 1970 के दशक में चलते हैं। एक गरीब किसान परिवार एक छोटे से गांव में रहता था। इसी गांव में 15-16 साल का एक लड़का रहता था, चंदू भाई विरानी। सूखे के दौरान उनके पिता पोपट भाई विरानी ने अपनी सूखी जमीन बेचने का फैसला किया। जमीन बेचने के बाद उन्होंने अपने बेटों को 20,000 रुपए दिए और कहा कि गांव में उनके लिए अब कुछ नहीं बचा है। वे चाहते थे कि वे गांव छोड़कर नई आजीविका खोजें। चंदू भाई बाद में बताते हैं कि कैसे उनके पिता ने सब कुछ बेच दिया था। इससे उनमें जिम्मेदारी की भावना पैदा हुई। वे अपने पिता के भरोसे को व्यर्थ नहीं जाने दे सकते थे। उन्हें सफल होना ही था। सबसे छोटा भाई कन्नू भाई अपने माता पिता और 2 बहनों के साथ गांव में ही रुक गया और बड़े 3 भाई भीखू भाई, चंदू भाई और मेघजी भाई पैसे और अपने सपनों को लेकर राजकोट चले गए। चूंकि वे किसान परिवार से थे, इसलिए सबसे पहले वे खेती से संबंधित काम करना चाहते थे। उन्होंने कृषि उपकरण और उर्वरकों का व्यवसाय शुरू किया, लेकिन वे धोखा खा गए। एक व्यापारी ने उन्हें नकली सामान बेच दिया था। उन्हें व्यापार का कोई अनुभव नहीं था। अगले 2 वर्षों में उनका व्यवसाय ठप हो गया। इसके बाद वे एक डेयरी खुदरा दुकान खोलना चाहते थे, लेकिन जब उनका सारा पैसा खत्म हो गया तो उन्हें ये योजना छोड़नी पड़ी। वे अपने पिता से क्या कहते? ये दोनों भाई जानती थी कि गांव लौटना उनके लिए मुमकिन नहीं था। उन्हें शहर में कुछ करना ही था। लेकिन उस समय सबसे बड़ा सवाल ये था कि वे शहर में अपना गुजारा कैसे करेंगे। एक और समस्या ये थी कि चंदू भाई ने केवल 10वीं कक्षा तक ही पढ़ाई की थी। 10वीं कक्षा की छात्र को कौन नौकरी देता? उन्होंने नौकरी ढूंढने में बहुत समय बिताया। आखिरकार उन्हें राजकोट की एस्ट्रॉन सिनेमा में एक छोटी सी नौकरी मिल गई, कैंटीन में काम करने वाली लड़की के रूप में। उनका काम सिनेमा हॉल की कैंटीन में लोगों को खाना परोसना था। यहीं से उन्हें जीवन का पहला सबक मिला। जीवन का पहला मंत्र, काम एक पवित्र कर्तव्य है। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि काम छोटा है या बड़ा। उन्होंने हर काम लगन से किया। करने की आदत हो गई थी। कुछ ग्राहक अपनी सीटों पर वापस चले जाते थे। मैं उन्हें ढूंढने के लिए थिएटर के अंदर चला जाता था। ग्राहकों में वेफर्स और आलू के चिप्स की खूब मांग थी, लेकिन उन्हें एक समस्या का सामना करना पड़ा। जो सप्लायर पहले चिप्स की सप्लाई करता था, वो बढ़ती मांग को पूरा नहीं कर पा रहा था। डिलीवरी अक्सर देर से होती थी, इसलिए कुछ समय बाद उन्हें सप्लायर बदलना पड़ा। लेकिन फिर भी बात नहीं बनी, तो उन्होंने तीसरे सप्लायर के साथ काम शुरू किया। लेकिन समस्या बनी रही।
सप्लाई न तो नियमित थी और न ही उच्च गुणवत्ता वाली। पहले सप्लायर, दूसरे और फिर तीसरे, हमने 3 सप्लायरों के साथ काम किया, लेकिन फिर भी हमें नियमित सप्लाई नहीं मिली, न ही गुणवत्तापूर्ण सप्लाई। यहीं से उनके जीवन का दूसरा मंत्र सामने आया, चिंता करने की बजाय समाधान ढूंढें। जब भी कोई समस्या हो, प्राथमिकता समाधान ढूंढने की होती है। उनका दृढ़ विश्वास है कि प्रकृति एक दरवाजा बंद करती है तो दूसरा खोल देती है। उन्होंने इस आलू चिप्स की समस्या को एक अवसर के रूप में देखा, अपने खुद के आलू के वेफर्स बनाने का। तब तक 1982 का साल था। उनके परिवार ने गांव में सब कुछ बेच दिया था और राजकोट चली गई थी। उन्होंने वहां एक घर भी खरीद लिया था। उनका परिवार सिनेमा हॉल की कैंटीन में मसाला सैंडविच सप्लाई करता था। ये सबसे लोकप्रिय आइटमों में से एक था। लेकिन समस्या ये थी कि सैंडविच एक नाशवान उत्पाद था। ये जल्दी खराब हो जाता था, जबकि वेफर्स जल्दी खराब नहीं होते थे। इन्हें आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता था। यहीं से तीसरा जीवन सबक मिला, हर अवसर को पकड़ो। चंदू भाई कहते हैं कि पढ़े लिखे लोगों के लिए व्यापार में आना मुश्किल होता है, क्योंकि वे बहुत ज्यादा सोचते हैं। उच्च शिक्षित लोग अच्छे व्यवसायी नहीं होते। वे अपना समय हर बात पर ज्यादा सोचने में बिताते हैं। उन्हें अवसरों को पकड़ना चाहिए। ये सच है कि पहले अवसरों की तलाश करनी चाहिए और फिर उस पर बाजार अनुसंधान करना चाहिए। लेकिन ये MBA स्नातक अभी भी अपने सभी विकल्पों और जोखिमों का विश्लेषण करते रहते हैं, और यही कारण है कि कई बार उच्च शिक्षित लोग कार्रवाई करने से डरते हैं। लेकिन अगर आपने कोई अवसर पहचान लिया है और बाजार अनुसंधान कर लिया है, और एक बार जब आप मूल मॉडल के बारे में आश्वस्त हो जाते हैं, तो आपको बस कूद पड़ना चाहिए। चंदू भाई भी कूद पड़े, शाब्दिक रूप से नहीं, लाक्षणिक रूप से। उन्होंने अपने पिछवाड़े में एक शेड बनाया और खाना बनाना शुरू कर दिया। आलू छीलने और काटने की मशीन की कीमत 10,000 रुपए थी। उन्होंने वैसी ही एक और मशीन 5,000 रुपए में बनवाई। उनका कुल निवेश 10,000 रुपए था। उन्हें आलू के वेफर्स बनाने का कोई अनुभव नहीं था, इसलिए कैंटीन में अपनी शिफ्ट खत्म होने के बाद उन्होंने प्रयोग करना शुरू किया। उन्होंने थोड़ी मदद के लिए एक व्यक्ति को काम पर रखा, लेकिन समस्या ये थी कि वो अक्सर काम पर नहीं आता था। इसलिए चंदू भाई को पूरी रात जागकर खुद आलू के वेफर्स तलने पड़ते थे। शुरुआत में काफी बर्बादी होती थी, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी और धीरे धीरे उन्होंने अपनी खास आलू के वेफर की रेसिपी को परिपूर्ण कर लिया। कई बार कोशिश करने और गलतियों से सीखने के बाद इसका स्वाद लोगों को पसंद आया। तब तक उन्होंने 3 कैंटीन खोल ली थी, 2 एस्ट्रॉन सिनेमा में और 1 कोटेचा गर्ल्स हाई स्कूल में। इन कैंटीनों में आंतरिक आपूर्ति के अलावा उन्होंने बाहर भी विस्तार करने का प्रयास किया। उन्होंने 25-30 दुकानों को चिप्स के पैकेट बांटे। 1984 में उन्होंने अपने चिप्स के लिए बालाजी वेफर्स नाम का एक ब्रांड चुना। कहा जाता है कि इससे कुछ समय पहले सिनेमा हॉल की कैंटीन में भगवान हनुमान का एक छोटा मंदिर स्थापित किया गया था। यही ब्रांड नाम की प्रेरणा थी। लेकिन जल्द ही एक और समस्या सामने आई। दुकानदार भरोसेमंद नहीं थे। अक्सर दुकानदार आधे खाए हुए पैकेट ये कहकर लौटा देते थे कि वे खराब हो गए हैं। जब चंदू भाई भुगतान लेने जाते तो दुकानदार उन्हें फटे हुए नोट देते या झूठ बोलते कि उन्होंने पहले ही भुगतान कर दिया है। लेकिन चंदू भाई के लिए हर बाधा एक नया अवसर थी। उन्होंने समाधान खोजना शुरू किया और समस्या समाधान की प्रक्रिया से सीखना शुरू किया। उनके भाई और वे अपनी साइकिलों पर वेफर्स का एक थैला लादकर दूर दराज के गांवों और कस्बों की ओर चल पड़े। बाद में उन्होंने यही काम मोटरसाइकिलों और रिक्शाओं से किया। उन्हें इन आलू के चिप्स को ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों तक पहुंचाना था। इसके बाद इसकी गुणवत्ता और स्वाद लोगों को इसका दीवाना बनाने के लिए काफी थे। दोस्तों, अगले कुछ वर्षों में इनकी प्रसिद्धि पूरे शहर में फैल गई। वीरानी बंधुओं की मासिक आय लगभग 20,000 से 30,000 रुपए थी। मांग इतनी ज्यादा थी कि 1989 में उन्होंने राजकोट के AGGIDC औद्योगिक क्षेत्र में एक संयंत्र स्थापित करने के लिए 50 लाख रुपए का ऋण लिया। दोस्तों, उस समय ये गुजरात का सबसे बड़ा आलू के चिप्स का संयंत्र था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उनकी सारी चुनौतियां अब समाप्त हो गई थीं। कारखाने में नई मशीनें ठीक से काम नहीं कर रही थीं, और जब उन्होंने कंपनी के इंजीनियरों को बुलाया तो उन्हें होटलों और ऐसे ही अन्य खर्चों के लिए 50,000 रुपए तक का बिल चुकाना पड़ता था। समय किसी से भी अकल्पनीय काम करवा सकता है। उन्होंने मशीनों का अध्ययन करना शुरू किया और खुद ही उनकी मरम्मत करने लगे। चंदू भाई, जिन्होंने केवल 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की थी, अंशकालिक इंजीनियर बन गए। कुछ ही वर्षों में ये व्यवसाय बालाजी वेफर्स प्राइवेट लिमिटेड के रूप में फलता फूलता चला गया। कंपनी के 3 निदेशक थे, भीखू भाई, कन्नू भाई और चंदू भाई।
इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और जल्द ही उन्होंने जीवन का चौथा सबक सीखा। चंदू भाई बताते हैं कि कैसे लोगों ने मीरा को कृष्ण से प्रेम करने से रोकने की कोशिश की, लेकिन उनका प्रेम और भक्ति निरंतर बनी रही। हर किसी को अपने काम के प्रति उतना ही समर्पित होना चाहिए जितना मीरा कृष्ण के प्रति थी। हमें अपने काम से इतना प्यार करना चाहिए कि हम पूरी तरह से उसके प्रति समर्पित हो जाएं। इसीलिए जब उन्हें कंपनी बेचने का प्रस्ताव मिला तो उन्होंने उसे ठुकरा दिया। इस प्रस्ताव के लगभग उसी समय उन्हें 500 से अधिक ग्राहकों से पत्र भी प्राप्त हुए थे। ये लोग बालाजी वेफर्स खाकर बड़े हुए थे। आपको विश्वास नहीं होगा, हमें 500 पत्र मिले जिनमें लिखा था कि वे वर्षों से बालाजी से जुड़े हुए हैं। अगर कंपनी किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी को बेच दी जाती तो वो उत्पाद की कीमतें बढ़ा देती और शायद स्वाद बरकरार ना रख पाती। ग्राहकों का कहना था कि अगर हम कंपनी को किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी को बेच देते तो कीमतें बेवजह बढ़ जाती और वे बचपन से हमारी चिप्स खाते आ रहे थे। चंदू भाई ने कहा कि वे साझेदारी का प्रस्ताव स्वीकार कर लेते। वे 5%, 10% हिस्सेदारी बेच सकते थे, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। उन्होंने सोचा था कि पेप्सी शासन नीति और विस्तार के बारे में सीखने के लिए एक अच्छा साझेदार हो सकता है, लेकिन बाद में उन्होंने ये सब खुद ही सीख लिया। उन्होंने योग्य पेशेवरों को नियुक्त किया। पहले कंपनी में अधिकतम वेतन 25 लाख रुपए था। फिर उन्होंने 15 लाख रुपए के पैकेज पर लोगों को नियुक्त करना शुरू किया। फिर हमने सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को नियुक्त करने के लिए 15 लाख रुपए का CTC ग्राहक वेतनमान दिया। उन्होंने IPO लाने की योजना रद्द कर दी। उनका मानना है कि जिस तरह पानी में लहरें आगे बढ़ती हैं, उसी तरह वे भी लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। गुजरात में उन्होंने अपना किला बना लिया है, जहां अंकल चिप्स या पेप्सिको की लीज चिप्स भी उनसे मुकाबला नहीं कर सकते। 2009 की इकोनॉमिक टाइम्स की इस लेख को देखिए। इसमें बताया गया है कि लीज और हल्दीराम्स उनसे सीखने गए थे। लीज के प्रतिनिधि बालाजी वेफर्स की कार्यकुशलता और सरलता से बहुत प्रभावित हुए थे। उनकी कार्यप्रणाली का मूल मंत्र है संतुष्टि। आपूर्ति श्रृंखला में सभी को संतुष्ट रखना, उच्च गुणवत्ता वाली कच्ची माल की खरीद और आपूर्तिकर्ताओं को समय पर भुगतान। चंदू भाई ने द प्रिंट को बताया कि उनके पास 2000 आपूर्तिकर्ता हैं, उनमें से 80% किसान हैं। उनका कहना है कि व्यवसाय का मतलब अकेली सफल होना नहीं है, उन्हें अधिक से अधिक लोगों की मदद करनी है। उनकी वितरकों, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं के साथ घनिष्ठ संबंध हैं। उनमें से कोई भी उनसे सीधे मिल सकता है और बात कर सकता है। वे गर्व से कहते हैं कि उनकी और स्थानीय वितरकों की संपत्ति साथ साथ बढ़ती है। Salesforce.com को बताया गया है कि उन्होंने अपने वितरकों की सहायता के लिए एक डीलर प्रबंधन प्रणाली कैसे विकसित की। रिकॉर्ड रखने जैसे उबाऊ और नीरस कार्यों को स्वचालित कर दिया गया। बिलिंग की पारदर्शिता में वृद्धि हुई। पहले फील्ड विजिट और ऑडिट का डेटा स्प्रेडशीट, ईमेल और टेक्स्ट संदेशों में बिखरा रहता था, लेकिन फिर चैनल पार्टनर्स के डेटा को एकीकृत और सुव्यवस्थित किया गया। इससे उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए कंपनी के 7000 कर्मचारी उनकी टीम का हिस्सा हैं। सभी लोग प्रेरणा पर काम करते हैं। किसी को भी बिक्री का लक्ष्य नहीं दिया जाता और यहीं से जीवन का 5वां सबक आता है, सेवा, बिक्री नहीं। चंदू भाई कहते हैं कि बिक्री का मतलब ग्राहक पर अपना उत्पाद थोपना है। वे ऐसा नहीं करते। ग्राहक उनके उत्पाद को इतना पसंद करते हैं कि वे ही उसकी मांग बढ़ाते हैं और वे उन्हें उसी के अनुसार सेवा प्रदान करते हैं। हमारे शब्दकोश में बिक्री शब्द नहीं है। जब आप किसी पर अपना उत्पाद थोपते हैं तो वो बिक्री नहीं होती, आपको सेवा प्रदान करनी होगी, क्योंकि आपके पास जो कुछ भी है वो खत्म हो जाएगा। लोग उसका उपभोग करते हैं, इसीलिए सेवा प्रदान करना आवश्यक है। उनकी रणनीति केवल डीलरों को उत्पाद बेचना नहीं है, वे उन्हें उत्पाद पहुंचाते हैं। चंदू भाई का दावा है कि लोग लाभ के पीछे भागते हैं, लेकिन आपको ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए और ईमानदारी से काम करना चाहिए। लाभ उन्हीं को मिलता है जो लगन से काम करते हैं। आप लोगों को आपस में जोड़कर ये हासिल कर सकते हैं। ईमानदारी से काम करते रहिए, मुनाफा अपने आप आएगा। अपनी टीम को संतुष्ट रखकर और ग्राहकों को गुणवत्तापूर्ण उत्पाद देकर आपका व्यवसाय बढ़ेगा और आप खूब मुनाफा कमाएंगे। अपने साथ काम करने वाले लोगों को संतुष्ट रखें, ग्राहकों को किफायती दामों पर उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद उपलब्ध कराएं। इस यात्रा में चुनौतियां और बाधाएं आएंगी, लेकिन उनसे घबराएं नहीं, समाधान ढूंढें। इस वीडियो से आपने क्या सीखा, नीचे कमेंट करें। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने एक और प्रेरणादायक और